कैंसर जब शुरू होता है ना, लोगों को पता लगता है भाई कैंसर हो गया है, पर जब पता लगता है बहुत पास है तो ऐसे हम बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बट जो ये बात है तो एग्जाम के लिए है, पढ़ना है तो सही से पढ़िए और पढ़िए ही, इसके लिए नहीं है कुछ नहीं है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है, रटना नहीं है। जय हिंद फैमिली, मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। फाइनली हमने आज वीडियो शूट कर लिया, जो कि बहुत लंबा इंतजार करवाया आप लोगों का, जिसके लिए सॉरी। लेकिन फाइनली हम लोग लेट आए, दुरुस्त आए, और आज हमने लेकर आया है बायो के जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको आज हमने लेके आया है। और तो मैं सबसे पहले पता किया कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ कहां से रहा है, तो पता लगा कि भाई जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एनसीईआरटी के प्रकाशन से या कह सकते हैं बुक से आता है। तो हमने पता किया तो वहां पे मिला कि मुख्य तौर पर वहां पे 4 चैप्टर हैं। कितने हैं? 4 चैप्टर हैं। लेकिन आप अगर किसी और प्रकाशन को देखेंगे जैसे कि भारती भवन, वहां पे आप लोगों को 2-3 चैप्टर और मिलेंगे, जैसे कि परिवहन, उत्सर्जन चैप्टर है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इन सभी चैप्टरों को एक में ही रखा गया, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे इसमें कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इसमें क्या टॉपिक होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिप्रोडक्शन का मतलब कि क्या है, अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स क्या है, इस बारे में हम लोग पहले पता करेंगे। तो हम लोगों को पहले जानना चाहिए यार कब कर हाँ, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये 4 चैप्टर जो एनसीईआरटी दे रहा है, इनमें किसका वेटेज कितना है, किसमें कितना चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक बात बहुत ध्यान से सुन लेंगे कि आप ध्यान देने की एक बात है यहाँ पे कि जो लाइफ प्रोसेस हम लोग का चैप्टर है, इस चैप्टर में और टॉपिक है और उन टॉपिक का चैप्टर बना दिया गया और प्रकाशन में, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ज्यादा चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन। तो इससे ये होगा कि जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब कि सबसे ज्यादा वेटेज किसी का है तो वो हमारा है लाइफ प्रोसेस का। इसका है लाइफ प्रोसेस का है। लाइफ प्रोसेस के बाद हम किसी को रखेंगे सेकंड नंबर पे, तो वो हमारा आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन, जिसे हम जनन कहते हैं। और यही जनन वो चैप्टर है जिसके वजह से आज लोग बायो को भूलते जा रहे हैं या फिर इग्नोर मारते हैं, कहते हैं कि आगे पढ़ लेंगे, कोचिंग में पढ़ लेंगे, मतलब कॉलेज में पढ़ लेंगे। बेसिकली कोचिंग तो आता नहीं है, बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको चैप्टर ये पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाते हैं। और एक और बात ये रहा कि जो भी हमारा ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ाते। और आप देखिएगा खास करके तो आपको सब चैप्टर मिल जाएगा, अलग अलग आपको सिलेबस मिल जाएंगे। फिजिक्स का अलग टीचर है, बेसिकली केमिस्ट्री के लिए है स्पेशलिस्ट, लेकिन आपको बायो के लिए कोई बड़े चैनल नहीं मिलेंगे। अब वो क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बायो, जिसे हम रखेंगे सेकंड नंबर पर रखेंगे। किसको? रिप्रोडक्शन को हम लोग रखेंगे सेकंड नंबर पे। अगर इस चारों में देखें तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड रिप्रोडक्शन रहा, और जो थर्ड रखेंगे वो हम लोग रख लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। किसको रखेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय को। ये किसमें आ जाएगा? ये आएगा थर्ड नंबर में। और सबसे आखिरी में कोई आता है तो वो हमारा आता है अनुवांशिकता, जेनेटिक्स। क्या होता है? जेनेटिक्स सबसे लास्ट में हम कह सकते हैं रखते हैं, इसका वेटेज सबसे कम होता है, लेकिन हम लोग सबके बारे में एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। पहले हमारा जो है वो है लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम बेसिकली क्या है कि हमारे जो जीव है, हम जीव हैं, वो उसके जो पोषण है, उसमें जो परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ने का जो है वो हमारा क्या है, उसका है, उसी को कहते हैं हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। जय मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? मतलब पोषण की प्रक्रिया। तो जीवों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। अब इस जय प्रक्रम के अंदर हम लोगों को ये जो टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक कम चैप्टर ज्यादा है। ये क्या है? टॉपिक कम चैप्टर ज्यादा है। तो हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग आगे बेसिकली आगे पढ़ते जाएंगे, पर हम लोग जानते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात। तो देखिए पहले ही हम लोग जो टॉपिक है उसका हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? मतलब ये पोषण। क्या है? पोषण। ये पोषण मतलब पोषण मतलब जानते ही होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे, शुरू से ही पढ़े हैं। पोषण मतलब कि वो सभी चीजें, क्या? वो सभी चीजें जिनसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और ऐसे जिस पदार्थ से मिलता है, जिस तत्व से मिलता है उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे शरीर में पोषण के बारे में जो भी चीजें हैं उन्हें हम लोग पोषण के अंतर्गत रखते हैं, ऊर्जा के संदर्भ में जो भी होता है वो क्या हमारा पोषण में आ जाता है।
अगला है हमारा श्वसन। क्या है श्वसन? मतलब रिस्पिरेशन। क्या है रिस्पिरेशन? मतलब कि श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, इसमें सिस्टम लगता है कि इसमें नासा छिद्र है, नसा कपाट है, उसके बाद ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूलस है, मतलब बहुत सारे अंग है इसमें। और सबसे बड़ा लंग्स है, जो कि हमारा अगर ना हो तो काफी समस्या हो सकती है। एक छोटा सा हम लोगों को जुकाम होता है तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, क्या हो गया। तो ये जो हमारा एक श्वसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुने होंगे कि हम पानी के बिना रह सकते हैं, खाना के बिना रह सकते हैं, पर सांस के बिना नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसमें सब चीज कुछ देर तक सहा जा सकता है, पर एक श्वसन एक ऐसी चीज है जिसे हम सह नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी हमारे जल प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? होता है परिवहन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन। अब सोचिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज का, क्या किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही हमारा परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो अरे ट्रांसपोर्टेशन वो जीव में, वो कैसे? तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। बड़े रहिए बैच के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक परिवहन है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो कि बेसिकली एक जगह पर नहीं मिलता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेते हैं पौधे के बारे में। तो पौधा में जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सब कुछ चीजें लगती हैं, जैसे कि CO2 लगता है, क्लोरोफिल लगता है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, जल, लवण, खनिज होता है। तो बात ध्यान रखिए कि चाहे सूर्य का प्रकाश हो, CO2 हो या फिर क्लोरोफिल हो, ये सब पत्ती में ही मिल जाता है। अब बेसिकली पत्ती में ही बनता है, लेकिन एक चीज है जो कि पत्ती में नहीं मिलती है, उसके अगल बगल भी नहीं होती, जैसे कि हमारा जल, लवण और खनिज। ये जो जल और लवण खनिज है, ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली पृथ्वी में होता है, जमीन में होता है। अब वहां से पत्ती तक पहुंचाते हैं, तो हम क्या पढ़ते परिवहन में? परिवहन में होता है कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या होता है? हमारा परिवहन होता है। तो इसीलिए अब जो परिवहन हम इसमें प्रयोग करेंगे, ये परिवहन हमें बहुत चीजों का होता है, तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। तो ये हमारा एक और टॉपिक इसमें हम लोग का ऐड होता है, जो कि हमारा भारतीय भवन भूल जैसे बुक में ये प्रॉपर एक चैप्टर के रूप में है, पर एनसीईआरटी इसको बस एक टॉपिक के रूप में रखा है। लेकिन हम लोग मतलब नहीं है कि चैप्टर के रूप में है या टॉपिक के रूप में, हम लोग मतलब है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। और एक और बात है कि इसका वेटेज ज्यादा है। क्या इसका वेटेज ज्यादा है? तो पढ़ना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, अगला हमारा है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। मतलब उत्सर्जन मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को, मतलब जो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, खराब है, उसको कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ। और उस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो पता है हमें सारे बहुत उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे कि पसीना आता है, बलगम होता है, और मूत्र होता है, और सारे ऐसे बहुत सारे तत्व पदार्थ हैं जिसे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ करते हैं, और उसको बाहर निकालना ही क्या हमारा कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर। ऐसे हम लोग दिखाए हैं कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेस, सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन हम लोग देखते हैं भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेटेज के हिसाब से। तो पहला हमारा क्या था? लाइफ प्रोसेस, जो कि काफी वेटेज था। सेकंड नंबर जो था उसका नाम था वो था हमारा रिप्रोडक्शन, मतलब जनन। हाँ, वो यह वही चैप्टर है जिसके वजह से कि शायद बायो को दबाया जा रहा है या भुलाया जा रहा है। हमारे जो चैनल का नाम है वो है बायो सूत्र। क्या नाम है? बायो सूत्र। हमने जो नाम सोचने लगा, जब मैंने सोचा उस नाम को, पता नहीं कि नाम क्या रखा जाए, फिर हम पता लगा भाई जो काम सूत्र जो नाम है ना, ये लोगों को पता ना क्या करता है। लोग मतलब से बात नहीं करना चाहते हैं, कारण तुमको लगता है कि काम सूत्र में सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में ही बताया गया है, जो कि खराब होता है समाज के हिसाब से। अब ये कब प्रथा कैसे चली, कहां से क्या हुआ नहीं पता। में कि हमारे अगर हम अपना देखें इतिहास उठा के, तो जो भारत है वो एजुकेशन का, शिक्षा का गढ़ हुआ करता था, और एजुकेशन में सभी चीजें आती हैं। तो हम अभी जानते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी वह प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हम कि कोई जीव अपने जैसे संतान, मतलब अपने संतान को उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या का वृद्धि करता है। बस इतना ही प्रक्रिया इसमें होता है। इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन में बेसिकली दो जनन होता है। एक जनन होता है हमारा अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई जीव अपना संतान उत्पन्न करता है, तो अगर कोई जीव अकेला सिंगल कोई जनक बोले तो वो जीव जो पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं, जनक मतलब पेरेंट्स है, जब मतलब पिता भी होता है। तो जो जनक होता है वो अकेला जनक हो, मतलब एक जनक ही क्या कहता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है, जनसंख्या बढ़ा देता है। उसमें क्या कहलाता है? हमारा एसेक्सुअल में वो
आता है अगर कोई जीव में दो जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सेक्सुअल या लैंगिक जनन कहते हैं। इसकी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं और इसी के अंतर्गत हमारा ये सब आता है। तो इसमें जब दो जनक होंगे तो एक जनक को कहते हैं नर, उसे कहते हैं मादा। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग दो जनक हैं तो नर जनन तंत्र मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि सिस्टम तंत्र होगा नहीं जी। अब कोई काम हो रहा है तो सिस्टम तो लगता ही है। अब मान लीजिए प्लम्बर आपके घर में आता है तो प्लम्बर कोई नट कसता है, कोई नल खोलता है, कोई लीकेज चेक करता है। जैसे कि घर बनता है, राजमिस्त्री आता है तो उसमें कोई मिस्त्री होता है, कोई बाल देता है, कोई ईंटा देता है। उसी तरह तो ये भी काम हो रहा है, प्रक्रियाएं हो रही हैं, काम हो रही हैं। तो इसमें भी हम लोग जो तंत्र सिस्टम कहते हैं। तो जब जो नर में सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव का उसे कहते हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। उसी तरह मादा में भी होता है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसका हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। और सबसे लास्ट में होता है जनन स्वास्थ्य। क्या होता है जनन स्वास्थ्य? मतलब कि जनन स्वास्थ्य एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी जहां भी दिक्कत होता है वहां की जो बीमारियां होती हैं, जो कहते हैं ना कि गुप्त रोग विशेषज्ञ, जो गुप्त रोग होता है ना, गुप्त रोग, ये गुप्त रोग माने कुछ चीज होता नहीं है। वो सारी बीमारियां जिसे लोग छिपाते हैं जन्म के नाम पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे, सिस्टम के नाम पे जो छिपाते हैं, तंत्र के नाम पे छिपाते हैं, जो अंग छिपाते हैं, और उसको हम लोग जो उसमें बीमारियां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं गुप्त रोग। क्या कहते हैं? गुप्त रोग कह देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप नए जमाने के नए बच्चे हैं और हम लोग एक नए संसार का, एक नए भारत का रचना करें जिसमें ऐसी चीजों का कोई वैल्यू ना हो जो छुपाए जा सके। क्या ये जो हमारे पास जो ऑर्गन है ये क्या हमारे लिए जरूरत नहीं है? क्या जरूरत नहीं है ऑर्गन? जरूरत है। अगर ये ना होगा तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं होती। अगर आगे देखिए, ये हमारा जनन स्वास्थ्य होता है, मतलब वैसी बीमारियां जो रिप्रोडक्शन के वजह से आती हैं, उसमें जो गड़बड़ी होती है, उसमें जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती है, जैसे हाथ में पैर कट गया, हाथ पे कट गया तो हाथ में जो डॉक्टर साहब देखिए मेरा हाथ कट गया है। उसी तरह अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य, जनन हेल्थ कहते हैं उसको हम लोग। और ये बेसिकली हम लोग जो आम बोलने की भाषा है वो कह देते हैं कि गुप्त रोग हो गया है। क्या हो गया है? गुप्त रोग हो गया है, जो कि चलिए अगला जो चैप्टर है वो हम लोगों का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि नियंत्रण एवं समन्वय। हम लोग अभी तक जो देखे हैं वो क्या देखे हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद हमारा जो परिवहन देखे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन देखे, मतलब कि ये सारी चीजें हम जो पढ़े हैं ये किसी न किसी जो क्रियाएं हो रही है, किसी न किसी एक सिस्टम या तंत्र के अंतर्गत हो रही हैं। हमारे शरीर में इतनी सारी तंत्र हैं तो इसको कोई तो कंट्रोल करना चाहिए ना, कोई कंट्रोल करे इसको कि भाई हाँ तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ चलो। मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है तो घर में क्या होता है कि प्लम्बर काम करते हैं, पेंटर काम करते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं, इसको बढ़ई बढ़ई भी काम करते हैं। तो इन सभी जो हमारे इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, जितने ये हमारे काम करने वाले जो सिस्टम है, जो तंत्र हम कह सकते हैं, ये अगर इकट्ठा काम होगा नहीं होगा। इसमें होता है कौन होता है? एक होता है ठेकेदार। क्या होता है? ठेकेदार, जिसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं हम लोग। वो क्या क्या काम करता है? वो बताता है कि भाई हाँ तुमको पहले ये काम करना है, पहले तुम जो राजमिस्त्री घर बना दो, फिर तुम प्लास्टर कर दो, फिर इलेक्ट्रिशियन वाला काम कर दो। मतलब कि एक सिस्टम तौर पे कि भाई हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, मतलब एक रुको और फिर आगे काम करो। उसी तरह हमारे शरीर में इतने सारे जो तंत्र हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक चैप्टर आता है, एक हमारा सिस्टम आता है जिसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। इसमें जो होता है ना कि जंतु के लिए अलग होता है। क्या होता है? जंतु के लिए जो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो अलग होता है, और पादप मतलब प्लांट के लिए अलग होता है। क्योंकि इस आप जानते होंगे कि जो ये हमारे जंतु हैं, ये थोड़ा इनका जो उत्तक होता है ये थोड़ा संयुक्त होता है, ज्यादा विकसित होता है। तो इनमें जो तंत्र है वो बड़े बड़े तंत्र होते हैं, काफी तंत्र होते हैं। तो इनमें जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। पादप थोड़ा सा भी उतने विकसित नहीं होते जितने कि विकसित हमारे जंतु होते हैं। तो इनमें जो तंत्र होता है जो काफी कम होता है। अगर देखा जाए तो पहले पादप ही पढ़ते हैं, क्योंकि पादप हमारा पहला कह सकते हैं हमारा अपोजिट है ना, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू। तो अभी तो बहुत हम लोग इस बारे में अनजान हो चुके हैं, या अनजान भी नहीं है तो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इतना सारा डेंजर में फंसे हुए हैं। बहुत लोगों को पता भी, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन ये जो सारी समस्याएं हैं ये एक ही का कारण है कि हम जो ये पादप है, जो पौधे हैं, जो हमारे पूरक हैं, उनका हम ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि एक दीवार है, दीवार पे एक पटरी रखा हुआ है, एक मेरा दोस्त उधर खड़ा है और मैं इधर खड़ा हूँ। अगर वो उधर जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं उधर तो वो गिर जाएगा। इस तरह हमारा है कि भाई एक तरफ हम खड़े हैं, आगे सामने हमारा पेड़ खड़ा है, जो पौधे खड़े हैं।
तो हम बात समझ नहीं पा रहे हैं और हम खुद उस पेड़ को मार रहे हैं। इस बात को जानते हुए कि हमारा पूरक है, उसके खत्म होते ही हम खत्म हो जाएंगे। तो हम पहले पादप के बारे में पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप के बारे में, तो पादप जो होता है, इसमें जो नियंत्रण समन्वय होता है वो बेसिकली होता है पौधों में समन्वय। मतलब कि किसी भी, आप देखते होंगे मटर के पौधे को, बेसिकली मटर के पौधे बहुत आम आम में प्रयोग होता है। हम लोग ऐसे प्रयोग कर लेते हैं मटर के पौधे को, जो बेसिकली हमको कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं भी सडनली कहीं भी आपको देने को मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, आप जानते होंगे कि जब वो उगता है तो अगर हम उसको चाहें तो लकड़ी लगा के उसको हम सीधा कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले बोलते हैं ना, कद्दू जो होता है उसका जो वो लता होता है, जो उसका जो डाली कह सकते हैं, लता होता है, उसको हम कहते हैं ना कि भाई डंडा लगा दो बड़का हो जाए, मतलब कि सीधा खड़ा हो जाए, चाहे झांकी लगाओ जाला। तो जो झांकी होता है, झांकी मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ऊपर हो, जमीन से ऊपर हो, जिससे कि फल बेसिकली कथी ना हो, सड़े नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, उसको बाहर से उसमें परिवर्तन आने का, तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हमें ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई आया और हाथ जोड़ दिया, कोई आया तो उसमें थोड़ा और कोशिका लगा दिया तो हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं कुछ होता है। ये हमारा आंतरिक होता है। पर पौधे से होता है, पौधे में बेसिकली होता है ना कि वो क्या कहते हैं उसको, प्रेरित करने वाला बात, कि हाँ प्रेरित करने से ये आगे बढ़ता है। अगर कोई पेड़ झुक गया तो उसको हम डंडा लगा के खड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है, पर अब ऐसा नहीं होता है। तो वो प्रेरित से भी हमारा कोऑर्डिनेशन कर लेता है बाकी जो में। और एक होता है हार्मोन। हार्मोन बेसिकली वो चीज होती है जो कि केमिकल कह सकते हैं, रसायन कह सकते हैं, और ये रसायन पौधे में पाया जाता है, जो कि नियंत्रण समन्वय करता है। तो इसमें दो चीज है, एक बाहरी कारक है, बाहरी कारक से हम लोग परिवर्तन करते हैं, और दूसरा आंतरिक जो क्या है, हार्मोन है। ये सारी हमारी पौधे में हुई। अब बात आती है जंतु में। जंतु जटिल है, तो इसमें तंत्र भी जटिल है, काफी सारे तंत्र हैं। तो अब देखना होंगे कि सब ना कहते हैं सबसे जो पावरफुल है वो क्या, हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन ही वो ऐसा भाग है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। और वही कहता है कि भाई तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कहता है प्यास लगल बा, भूख लगल बा, सिर दर्द कर रहा है, ना कहता है मन कर रहा है, तो ये भी होता है ना कि कंट्रोलिंग जो करता है वो कहता है ब्रेन कंट्रोल करता है। और एक और बात ये रहा कि वो तो कंट्रोल करता ही है, और जो बाहर से जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हम काम करते हैं, वो मात्र 10% कितना है? 10% है। 90% ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अभी हम खड़े हैं, आप हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हम तो मूविंग कर रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारा ब्रेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा ब्रेन मतलब कंट्रोलिंग कर रहा है, हम इसमें प्रतिक्रिया दिखा, मेरा कंट्रोल में, हम इसको उठा लेंगे तो उठ जाएगा, गिरा देंगे तो गिर जाएगा। लेकिन अगर देखिए अभी हम कुछ खाए हैं तो वो पच रहा होगा, हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा होगा, मेरा लंग्स काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे शरीर में तो चीजें होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और एक और बात ये भी है, जब हम सो भी रहते हैं, सो भी रहे होते हैं, फिर हमारा ब्रेन सोया नहीं होता है और वो काम कर रहा होता है, और कहे तो और बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो हमारा तंत्र है वो है, हमारा पहला है जंतु तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम इन एनिमल। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है, आप जानते होंगे, बढ़ाया जाएगा बेसिकली बड़े स्तर पे, तो वही है ब्रेन का जो सिस्टम होता है, उसी में ये आता है हमारा। मतलब कि ब्रेन का हमारे शरीर में जो कंट्रोलिंग होता है, उसको स्थापित करने का जो काम होता है, जो क्रियाएं होती हैं, उसे हम लोग नर्वस सिस्टम कह देते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है, तंत्र है, और जो मेन होता है वो हमारा होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन होता है। और जैसे कि इसमें हमारे पादप में हार्मोन था, क्या था? हार्मोन था। उसी तरह हमारा जंतु में भी हार्मोन होता है, और हार्मोन बहुत खतरनाक होता है। जो मन करता है हम लोगों को, ये जो मन करवाता है वो हमारा हार्मोन ही होता है। हार्मोन एक बेसिकली एक ऐसा चीज है जिसमें हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, अब कंट्रोल करे बिना रह भी नहीं सकते हैं। लेकिन मन तो करता है पढ़ने का भी नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, मतलब मन बहुत करता है कि हम चलो घूम के आते हैं, खेल के आते हैं, पर पढ़ना होता है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि भाई रट लिए, एग्जाम पास कर लिए, अरे जोरो ना, एग्जाम तो पास कर ही जाएंगे। देखिए एग्जाम तो पास कोई कर लेता है, अगर आप मेरी तरह पढ़ा सकें, किसी को समझा सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर होके, तब ना कोई बात हो, तब ना कोई बात होगा। तो बेसिकली पढ़ने का मतलब नहीं रट लें, याद कर लें, एग्जाम पास कर लें। अभी तो हम लोग एग्जाम पास करने पढ़ रहे हैं बेसिकली कहा जाए तो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो ऐसे हम बहुत ज्ञान दे रहे हैं। बट जो ये बात है तो एग्जाम के लिए है, पढ़ना है तो सही से पढ़िए और पढ़िए ही कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि आप सुन रहे हो कि नौकरी खाएगा, नौकरी कुछ खाया नहीं है। जिसको काम करने आता है उसके लिए सब है, इसके लिए नहीं है कुछ नहीं है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना है, रटना नहीं है। चलिए सबसे लास्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। ये चैप्टर हम लोगों का है, कह सकते लास्ट है, वेटेज कम है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या है? इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़िएगा ना जैसे वैसे वैसे ये एक अलग अपना रूप धारण कर लेता है। अभी आप लोग 10th में है तो आप लोगों के लिए ये सभी चीजें जो हम अभी तक पढ़े हैं,
ये क्या सारी चीजें, ये बेसिक है, बेसिक से भी बेसिक, क्योंकि 9th 10th 11th 12th मतलब इंटर तक ये सब बेसिक में ही आता है। तो जो हम पढ़े अभी तक वो सब बेसिक है, और उस बेसिक का भी ये बेसिक है। अब इसको हम लोग सबसे लास्ट में रखे हैं क्योंकि इसका वेटेज कम है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर हम देखें असल में तो इसका मार्क्स अच्छा होता है, और इसका एक अलग ही दुनिया है, अलग ही सिस्टम चलता है। तो हम जब पढ़ते हैं बेसिकली क्या नाम है इसका, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, ठीक है। जो ये अनुवांशिकता है, जेनेटिक्स है, ये किसी भी जीव में जब जन्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जब कोई जंतु या जीव या पौधे अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि आपके पेरेंट मतलब गांव के समाज के लोग कहते होंगे कि ये फलावा के लड़का फलावा पर गेल है, फलावा के लड़का फलावा पर गेल है। तो जो गेलने का बात होता है क्या बताया, मतलब होता है कि उसे वो जो लड़का है, जो लड़की है, वो अपने पेरेंट्स पे गई है, मतलब उसका पेरेंट्स का और उसे कुछ स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर या फिर उसका जो हाइट, कलर, ये सब मैच करता है। तो ये जो मैच कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या सिस्टम लग रहा है। तो ये जो भी सिस्टम लगता है, ये जो भी सिस्टम आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है, ये सब बायो में एकदम विस्तार से बताया गया है। और उसी में इसी लक्षण को आदान प्रदान को कहते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक लक्षण। और इसी को हम इसी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में इसको पढ़ते हैं। और ये जो गुण का बताया ना, गुण का आदान प्रदान का बात हुआ है, तो जो पिता कहा जाता है, जो पिता कहा जाता है, उनका नाम है ग्रेग जॉन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेग जॉन मेंडल को हम लोग अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि अनुवांशिक गुण भी कुछ होता है। उससे पहले लोग नहीं जानते थे कि अनुवांशिक गुण क्या होता है, उसमें क्या सिस्टम होती है। पर जब ग्रेग जॉन मेंडल आए, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, होता है कि उसके जनक का जो गुण होता है उसके संतति में, संतान में जाता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ग्रेग जॉन मेंडल के मृत्यु के कई साल बाद मतलब कि लोग इस बात को स्वीकार किए कि कुछ जो ग्रेग जॉन मेंडल थे ये बात सही कह रहे थे। जब वो जिंदा थे उनका बात कोई नहीं मानता था, उनका बात कोई नहीं माना, इग्नोर किया कि भाई क्या बोलेगा, मतलब कि वैल्यू नहीं देता था। जब उनके मृत्यु के बाद जब कोई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किया, तब जाके मतलब कि हुआ कि नहीं, ये जो बात ग्रेग जॉन मेंडल पहले से ही कह रहे थे, तब मतलब कि इनको वो उपाधि या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और इसी में पढ़ना है हम लोगों को मनुष्य में लिंग निर्धारण, मतलब कि पिता कोई पेरेंट्स है, जनक है, वो कैसे मतलब कि एक आगे कैसे बढ़ता है, उसमें कौन नर होगा, मतलब इस संतति में कौन लड़का होगा, कौन लड़की होगी, इसमें भी हम लोग जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं, लिंग निर्धारण जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। और ये क्या होता है वो जानते हैं। अगला है विकास। क्या है विकास, एवोल्यूशन। हाँ वही कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हम बंदर से इंसान बने हैं, हम पहले बंदर थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, ये ऐसे कहा जाता है। और ये अब देखिए बंदर खाने में बोला था क्या है डिफरेंस है, हम बंदर झुक चलता है, चार पैर पे चलता है, उसका पूंछ होता है, मुंह छोटा होता है, दिमाग कम होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। फिर भी हमें कहा था कि हम बंदर से ही आए हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव भी हमारे विकास के अंतर्गत, एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, और इस विकास को भी जेनेटिक्स में ही पढ़ना है। ठीक है, बात समझ होंगे। देखिए हम लोग अभी तक सब चैप्टर पढ़ लिए। एनसीईआरटी लगभग 4 चैप्टर कहता है कि हाँ एनसीईआरटी मुख्यतः 4 चैप्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो कि हम लोग भी इग्नोर मारते हैं, कहते क्या है पढ़ लेंगे तो सब जानते ही हैं, मतलब सब जानते हैं एकदम बढ़िया से। पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम उसको जानते हैं पर उपयोग करना नहीं जानते, उसको हम लोग ग्रैप नहीं कर पाते, उन चीजों को इग्नोर मारते हैं, कारण कि हम उसके बारे में डीप में जाना नहीं किया ना। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कोई गेम खेलना आता है, ठीक है, और उसको मतलब उतना पसंद नहीं है गेम खेलना, क्योंकि छोड़ ना, मतलब अबे कर ले क्या खेलता कटा रहने दे। तो ये जानने के चक्कर है ना, तो अगर कोई बच्चा इसमें फंस गया तो वो कभी खेलेगा नहीं। अगर बच्चा उसको खेल रहा है तो उसमें प्रो हो जाएगा वो। उसी तरह हम लोग पर्यावरण एक ऐसा समस्या जो बनी हुई है, लगातार बहुत बड़ी समस्या बनी है, और इसको हम इग्नोर मारते जा रहे हैं। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हमें पता है, हम इसे इग्नोर मारते हैं, कहते हैं छोड़, हम सब जानते करते हैं, पढ़ना कहती है हाँ ना, पेड़ है, पौधा है, हाँ ठीक है, हरा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, जो भी पेड़ वगैरह जानते हैं, काम पता हटाओ, इसको पढ़ना जरूरत नहीं है। पर डीप नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं, ना होते हैं कि जान के भी अनजान है, जान के भी अनजान है, नहीं है ना। आप देखते होंगे एसी से बहुत सारा परेशानी होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है ना, आपको पता नहीं होगा, बताएंगे आगे। एसी परेशानी होता है, और एसी उनके घरों में मिलेंगे अक्सर जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके में आपको एसी लेने को जरूर मिल जाएगा। और क्या उन्हें नहीं पता कि एसी से समस्या होती है, लेकिन कोई ना, हम लोग पर्यावरण को भी पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखिए हमारा पर्यावरण, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि हाँ उसमें कैसे पर्यावरण काम करता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, तो जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो भी संसाधन है, क्या है संसाधन है, संसाधन कह सकते हैं कि वो सारी चीजें
संसाधन वो सारी चीजें जो हमारे डेली यूज में, दैनिक जीवन में जो भी चीजें प्रयोग होती हैं उन्हें हम लोग संसाधन कह देते हैं। जैसे कि साइकिल, बस, ट्रक, खाना पीना, टेबल कुर्सी, जो कुछ है, हम जो चीज उपयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बोर्ड से लेकर ये मार्कर तक सभी चीजें हमारे संसाधन में ही आता है। हाँ, कुछ संसाधन होता है जो होता है कृत्रिम और कुछ होता है प्राकृतिक। जैसे हमारी बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी चीजें क्या है हमारा, ये हमारा क्या है कि ये हमारा मतलब कि मैन मेड है, प्लस क्या उसको बोलते हैं जी, नेचुरल, क्या बोलते हैं जी, अरे बोल रहे हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है, इसे मैन मेड है। लेकिन पेड़ पौधे, क्लाइमेट, बादल, पहाड़, झरने, ये सब क्या हमारा प्राकृतिक है। तो वो सारी चीजें संसाधन, वो संसाधन जो कि प्रकृति से आते हैं, हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब इस प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, उसको संभाल रखना, संरक्षण कह सकते हैं। जो ये प्रबंधन है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग पर्यावरण देखेंगे और पर्यावरण में जो भी संसाधन है उसको कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और कैसे उसका हम लोग संरक्षण करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोगों का आज का जो 10th का सिलेबस था वो कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ बायो आपकी हमारी समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। और दुख की बात ये है कि ये जो समस्या है ना, लोगों को पता ही नहीं। जैसे होता है कैंसर, कैंसर जब शुरू होता है ना, लोगों को पता है कैंसर हो गया है, पर जब पता लगता है तो समय नहीं होता है उसको ठीक करने का। उसी तरह बायो है, लोग इग्नोर मारते हैं, पर्यावरण पर्यावरण लोग इग्नोर मारते हैं और समस्या देख रहे हैं आप लोग। तो बायो भी ठीक वैसा ही है। अभी समस्या नहीं लग रही होगी, लेकिन जैसे समस्या हो सकती है, तो सतर्क रहें, समझदार हैं आप लोग। तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।